जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका जेडीएस एजुकेटेड के यूट्यूब चैनल पर। और आज के सेशन में हम लोग डेमोक्रेसी पर चर्चा करेंगे, जो क्लास 9th का एनसीईआरटी है। क्या ये क्लास 9th के एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, डीएसएसबी हो गया, केबीएस हो गया, एनडीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, बीपीएससी टीआरई 4 हो गया, इन सब में पॉलिटिकल साइंस से जो क्वेश्चन पूछता है तो डेमोक्रेसी से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या है, भारत में कैसी डेमोक्रेसी है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। अगर डेमोक्रेसी की बात करें, यानी लोकतंत्र की बात करें, बहुत बात होती है लोकतंत्र के बारे में, आपने सुना। तो भारत एक कैसा देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल्स रूल, अगर कम शब्दों में समझे तो, यानी लोगों का शासन, जहाँ पर जनता क्या करती है, शासन करती है। अब जनता खुद से खुद के ऊपर शासन नहीं कर सकती, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम अपने प्रतिनिधियों को अपनी शक्ति देते हैं और वही प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। और सरकार जो होती है वो जनता के लिए काम करती है, यानी कि हम खुद शासन न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए क्या है, अच्छी बात है, जहाँ पर हम अपना नेता खुद चुनते हैं, बाय चॉइस, अपने पसंद से चुनते हैं, अपने पसंद से बदलते भी हैं। ठीक है, तो चुनने की जो शक्ति है वो डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात है। यानी हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसके पास है, वो जनता के पास है। किसके पास है, जनता के पास है। अब डेमोक्रेसी में दो बात हम समझेंगे, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब जहां जनता जनता प्रशासन में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में सीधी भागीदारी होती है। इसकी जनता की सीधी भागीदारी होती है। ऐसे कुछ देश है जिसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया। स्विट्जरलैंड के प्रशासन में जनता क्या करती है, सीधी भागीदार होती है। भाई कैसे, तो अगर वहां पर कोई अगर कानून बनाना होगा तो वो जनमत संग्रह कराते होंगे और उस पर लोगों का क्या होता होगा, वोटिंग होता होगा। तो प्रशासन में सीधी भागीदारी हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम अपने यहाँ बात करें, भारत में बात करें, ठीक है, तो हमारे यहाँ कैसा लोकतंत्र है, हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम डायरेक्ट प्रशासन नहीं करते, जनता जो है वो डायरेक्ट प्रशासन नहीं करती, वो इनडायरेक्ट प्रशासन करती है। ठीक है, कैसे भैया, कैसे, तो हम क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग पीपल जो होते हैं वो वोट करते हैं। इसके लिए इलेक्शन होता है और वोटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। और यही चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। और सरकार क्या करती है, जनता के हित में काम करती है। जैसे उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान जैसी चीज़ें क्या करना है, इसकी व्यवस्था करना, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल तमाम ऐसी चीज़ें जो जनता के लिए करती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम ये बात कह सकते हैं कि जहां जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है उसे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो सवाल बनता है कि भारत एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो जवाब क्या देना है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, जनता के पास है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पर है, तो उसका उदाहरण हम रख लेंगे स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब लोकतंत्र में कुछ हमें अच्छी बातें दिखाई देती है जिससे हम ये पहचान कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ का जो लोकतंत्र है वो अच्छा है। जैसे लोकतंत्र में जनता के पास क्या है, जनता के पास उसके शासक चुनने की संपूर्ण आजादी होती है। वोटिंग के मामले में कोई आप पर अपना अधिकार थोपेगा नहीं, नहीं आप इस पार्टी को वोट दीजिए, आप उस पार्टी को वोट दीजिए, कोई दबाव नहीं देगा। क्योंकि जो वोटिंग का राइट है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप अपने पसंद से अपने नेता को चुनते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो हर साल में क्या कर सकते हैं, सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। जनता चाहे तो क्या कर सकती है, सत्ता परिवर्तन कर सकती है, बदल सकती है। अगर ये सरकार उसको अच्छी नहीं लगी तो अगली सरकार ला सकती है। इसीलिए इस बात को लेकर ये कहा गया है कि लोकतंत्र की जो सर्वोच्च शक्ति है वो क्या है, जनता में। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो उसको अपने शासक चुनने की आज़ादी होती है। भाई हम किसको वोट दे, किसको ना वोट दे, ये जनता का व्यक्तिगत मामला होता है और वो चुनती है। ठीक है,
सरकार या प्रतिनिधियों पर वह नियंत्रण भी बनाए रखती है। भाई नियंत्रण भी बनाना जानिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो कोई सरकार क्या हो जाती है, तानाशाह हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए सत्ता का परिवर्तन होता है, हर 5 साल पर ये चुनाव की प्रक्रिया रखी गई है। किसी एक ही व्यक्ति के पास अगर सत्ता दे दी जाए तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, इसीलिए हर 5 साल पर चुनाव होता है। ठीक है, तो हम अपने प्रतिनिधियों पर चेक एंड बैलेंस भी बनाते हैं। ठीक है, लोगों के पास अधिकार होते हैं। सरकार जब शासन करती है तो इन अधिकारों के दायरे में रहकर ही शासन करती है। सरकार पता चले कि ऐसा शासन करने लगे कि आदमी का जीना हराम हो जाए, तो वो तो चीजें डिक्टेटरशिप में आ जाएंगी। ठीक है, तो लोगों के पास डेमोक्रेसी में हमें क्या मिलते हैं, हमें वोटिंग राइट मिलते हैं, इक्वल वोटिंग राइट, समान अधिकार। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलता है, हमें सिविल राइट मिलते हैं, हमें क्या मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। तो ये कौन प्रोवाइड कराता है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं, जैसे हम बात करें कि वोटिंग का अधिकार, ये क्या है, वोट देने का जो अधिकार है हमारा, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम जिसे चाहें उसे वोट दे सकते हैं अपनी पसंद से। तो सभी को बराबर अधिकार देना, यही क्या होता है, इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल वोटिंग राइट। क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी एडल्ट फ्रेंचाइज। कितना रखा गया, 18 प्लस या 18 से ऊपर का जो भी व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, अपना चुनाव या अपना मत दे सकता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल वोटिंग राइट आपको समझ में आया, जिसका मतलब होता है सार्वभौमिक मताधिकार, यानी सबको समान वोट करने का अधिकार देना। ठीक है, किस तरीके से भाई, अब ये जो चीजें हैं ये क्या समाज में देती हैं, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो वोटिंग है वो कैसी होगी, इक्वल वोटिंग राइट और यूनिवर्सल वोटिंग राइट हमें देता है। क्या ये क्यों आवश्यक है, डेमोक्रेसी में ये क्यों आवश्यक है कि इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि इक्वलिटी और जस्टिस को महत्व दिया जाता है, कि किसी के साथ अन्याय ना हो और किसी के साथ असमानता ना हो, समानता की बात हो। तो समानता की जब हम बात करें तो इक्वल वोटिंग राइट सभी को, क्योंकि आज़ादी से पहले हमारे यहाँ जो वोटिंग की प्रक्रिया थी वो कैसी थी, संपत्ति के आधार पर ही थी। जिसके पास पैसा है वोट करेगा, गिने चुने लोग ही वोट देते थे, सबको वोट में भागीदारी नहीं थी। ठीक है, तो इन्वर्टर वोटिंग राइट का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 या 18 वर्ष से ऊपर का जो भी व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, वो वोट दे सकता है। हमारे यहाँ वोट का सिस्टम ये है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है, एक वोट एक व्यक्ति एक मूल्य। जितना एक गरीब तबके से आने वाले किसी व्यक्ति की वोट की वैल्यू है, उतना ही मुकेश अंबानी की वोट की वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि उनके पास ज़्यादा संपत्ति है तो उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो एक तरीके से सोसाइटी में ये क्या है, जस्टिस है। तो हमारे यहाँ कैसा है, जो वोटिंग पॉलिसी वो कैसा है, 1 वोट 1 पर्सन और 1 वैल्यू है। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हमारे यहाँ बहुदलीय चुनाव होते हैं, बहुदलीय पार्टियां यहाँ पर लड़ती है, एक से अधिक पार्टियां लड़ती हैं। जगह जहाँ पर एक ही पार्टी, जैसे चाइना की बात करें तो चाइना में एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है, उससे 300 मेंबर उठते हैं और उसी को ही वोट देना है, दूसरी कोई पार्टी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, जो पार्टी है वो बहुत सारी पार्टियां हैं, आप अपने पसंद से क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो जो बहुदलीय पार्टियां होती हैं तो ये भी डेमोक्रेसी के लिए सही है। तो लोकतंत्र में क्या करता है, जस्टिस और इक्वालिटी, लोकतंत्र में समानता और न्याय के विचार को क्या देता है, महत्व देता है। ठीक है, अब यूनिवर्सल वोटिंग राइट की बात हम लोग कर रहे थे, यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार की बात कर रहे थे। इसको हम यूनिवर्सल सफ्रेज भी कहते हैं, और सफ्रेज का मतलब ही होता है राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। अब इसके लिए समय समय पर अपने देशों ने क्या किया था, अपने यहाँ वोटिंग राइट दिया था। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे पहले वोटिंग राइट किसने दिया, तो सबसे पहले 1893 में न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ यूनिवर्सल वोटिंग राइट दिया, सबको वोट का अधिकार दिया। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कुलीन वर्ग, जमींदार वर्ग में लोग आते थे, पहले उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था, या जिनके पास संपत्ति है। लेकिन
सबसे पहले इस काम को करने वाला कौन था? न्यूजीलैंड था। इसने 1893 में अपने यहाँ यूनिवर्सल वोटिंग राइट दी। तो सवाल आपसे बनेगा कि न्यूजीलैंड ने, यानी सबसे पहले यूनिवर्सल वोटिंग राइट देने वाले देश का क्या नाम है? तो न्यूजीलैंड। रसिया क्या है? रसिया 1917 में अपने यहाँ देता है वोटिंग राइट। जर्मनी 1918 में, ब्रिटेन 1928 में, फ्रांस 1946 में और यूएसए 1965 में। अब इन सारे पॉइंट से सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, तो इन्हें याद रखना है हमें। वोटिंग राइट के लिए महिलाओं ने क्या किया था? मूवमेंट भी किया था, जिसको बोला गया था वुमेन सफरेज मूवमेंट। वुमेन सफरेज मूवमेंट। और मैंने आपको बताया कि सफरेज वर्ड आप आ जाए तो सफरेज का मतलब ही होता है राइट टू वोटिंग, राइट टू वोट। तो इसके लिए आंदोलन चले 19वीं सेंचुरी में। यूएसए ने 1920 में अपने यहाँ महिलाओं को क्या दिया था? वोटिंग राइट दिया था, ठीक है। और यहाँ तो यूनिवर्सल वोटिंग राइट दिया, सबको मिल गया। लेकिन यहाँ महिलाओं ने क्या किया? आंदोलन किया, तो 1920 में उन लोगों को वोटिंग राइट मिला। फिर ब्रिटेन में 1928 में और फ्रांस में 1946 में महिलाओं को क्या प्रदान किया गया? वोटिंग राइट दिया गया। अब इन सारी चीजें से हमें इतिहास से या हमें अपने पास्ट से क्या सीखने को मिलता है? कि जो पास्ट में चीजें हुई हैं उन्हें हमें दोहराना नहीं है, उनसे हमें सीखना है, उसको बदलना है। उसमें जो नकारात्मक चीजें हैं उसे हटा देनी है, ठीक है। तो हमने इतिहास से ये सीखा। इसीलिए हमारे यहाँ यानी भारत में जब संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होते ही सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को यूनिवर्सल वोटिंग राइट मिल गया। तो अगर पूछते कि भारत में यूनिवर्सल वोटिंग राइट कब मिला, तो आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान हमारा लागू हुआ। और उसी दिन से प्रत्येक एक भारतीय को, जो किसी भी जाति, धर्म, मूल, निवास स्थान से कहीं से भी आता हो, उसको इक्वल वोटिंग राइट दे दिया गया, ठीक है। अब स्टार्टिंग में इसके लिए जो एज रखी गई थी वो 21 रखी गई थी। कब रखी गई थी? 21 रखी गई थी। 21 वर्ष का व्यक्ति हो या उससे ऊपर का व्यक्ति जो है वो वोट कर सकता है। लेकिन फिर बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया, तो वो जो संशोधन था वो 61वां संविधान संशोधन था 1889 में, जिसे में क्या किया गया? जो 21 वर्ष की उम्र है इसे घटाकर 18 कर दी गई वोट देने के लिए, ठीक है। कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। और इस समय जो देश के पीएम थे उनका नाम था राजीव गांधी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें से कुछ बातें समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर अच्छी लगी हो क्लास तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।